स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 को मज़ीद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हमने नॉर्मलाइजेशन देखी थी, नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, उसमें डेटा इंटेग्रिटी को देखा था, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स देखी थी, एंटिटी इंटेग्रिटी को देखा था, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को देखा था, एंड देन हम फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। उसके बाद आज हमने डिस्कस करना है अपने लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में। वो प्रॉब्लम कौन सी हैं, ठीक है, उनको देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, और देन उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, और लास्ट पे क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो मस्ट है, फिर हम देखेंगे कि उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो वन बाय वन देखते हैं। हमारी फ़र्स्ट एरर या प्रॉब्लम है हमारा सिनोनिम का। अब सिनोनिम क्या है कि अगर देख लेते हैं, टू डिफरेंट नेम्स फॉर सेम इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो सेम है, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए नेम्स जो हैं वो दो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी डेटाबेस में ये फैसिलिटी, ये वाला फ़ीचर इनेबल नहीं होता, तो हमारे पास एरर आ जाती है, और उस एरर का नाम है सिनोनिम। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आइटम की, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, सप्लायर की। अब देख लेते हैं कि इसमें सिनोनिम की प्रॉब्लम कैसे आती है। अब ये हमारे पास क्या थी, टू एट्रीब्यूट्स थी, इनकी एंटिटीज़ थी, और इनकी एट्रीब्यूट्स हमने कैसे लिए हैं। आइटम के लिए ले लिया है एक स्टॉक नंबर, ठीक है, और सप्लायर कोड। सप्लायर के लिए ले लिया सप्लायर आईडी एंड सप्लायर नेम। अब ये क्या हो गया, आइटम को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लिया, स्टॉक नंबर ले लिया और सप्लायर कोड ले लिया। अगर आप फोकस करें तो सप्लायर के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी प्राइमरी की हमने सप्लायर आईडी ही ली है। और ये क्या है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड में दो एंटिटीज़ आ रही हैं, तो ये क्या है कि हमारी क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करें, सप्लायर को आइडेंटिफाई करना था ना, तो ये सप्लायर कोड भी ले रहे हैं और सप्लायर आईडी ले रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो हमारी सेम है, लेकिन हमने नाम कितने यूज़ कर लिए, टू नेम्स फॉर सेम इन्फॉर्मेशन। सेम इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी, सप्लायर की आइडेंटिफिकेशन, मतलब सप्लायर का नंबर। अगर सप्लायर कोड हम यूज़ करें देन ही हम एक सप्लायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम सप्लायर आईडी यूज़ करें तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सेम है, लेकिन हम दो नेम्स यूज़ नहीं कर सकते। टू नेम्स और नॉट इनेबल्ड, नॉट अलाउड इन डेटाबेस। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशन ऐसे हो सकता है, दिस इज़ एरर। अब सोल्यूशन क्या है हमारे पास, आइटम के लिए हमने स्टॉक नंबर ले लिया और सप्लायर कोड ले लिया। अब हमने आइटम्स की दो एट्रीब्यूट्स ले ली। अब क्योंकि हमने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना था, तो हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से एक ले सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉब्लम ख़त्म करना है। या सप्लायर आईडी लेंगे या सप्लायर कोड ले लें। तो हमने इस सोल्यूशन के लिए हम क्या ले लिया, सप्लायर कोड ले लिया। तो हमारी एरर जो है वो रिमूव हो गई है। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी सिनोनिम। उसमें क्या था, हमारी इन्फॉर्मेशन सेम है, हमारी आउटपुट सेम है। हम क्या चाहते हैं कि अपनी इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हमने डेटाबेस में किसी न किसी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अपनी डेटाबेस को डेटा को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हम ऐसे करें कि अपनी इन्फॉर्मेशन को दो मुख्तलिफ नामों से क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास एरर आ जाती है। उस एरर का क्या नाम है, सिनोनिम। लाइक हमारे पास ये एग्जाम्पल देखिए, कैसे हमारे पास दो एंटिटीज़ थी, और एक एंटिटी को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट करने के लिए दो नाम ले लिए, ठीक है, सप्लायर कोड भी ले लिया, सप्लायर आईडी भी ले लिया। तो ऐसे क्या आ गई, हमारी एरर आ गई। तो इसका सलूशन क्या था हमारे पास, कि जो भी थी, दो हमारे पास जो आ रही थी एट्रीब्यूट्स, दो आइडेंटिफायर जो आ रहे थे, उसमें से हमारे लिए क्या बेस्ट है कि हम उनमें से कोई एक यूज़ कर लें, या सप्लायर आईडी यूज़ कर लें या सप्लायर कोड, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन क्या है सेम, लेकिन नेम्स कितने यूज़ हो रहे हैं, टू नेम्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमने दो को ख़त्म करके एक ही यूज़ कर लिया, तो हमारी सिनोनिम की प्रॉब्लम, एरर इज़ रिमूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी होमोनिम। अब होमोनिम क्या है कि हमारे इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है, लेकिन उनके लिए हम नेम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेम यूज़ कर रहे हैं। लाइक वी टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास टू एंटिटीज़ हैं, कस्टमर और सप्लायर। अब दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या कर लिया, एट्रीब्यूट ले लिया हमने, कंपनी नेम। अब जब कोई लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या बनाई, डेटाबेस बनाई। अब किसी ने कस्टमर आया, उसने अपनी ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन ली। तो अब जब देखा एडमिनिस्ट्रेटर ने कि मैंने तो दोनों के लिए
क्या किए हैं, अब कंपनी नेम इधर भी एग्जिस्ट कर रही है, इधर भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरी एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। हम दो एट्रीब्यूट्स के लिए सेम नेम नहीं ले सकते। तो ऐसी एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या सलूशन है कि हम क्या करें। अब हमारे क्या किया हमने, कस्टमर के लिए कस्टमर नेम लिखा है और कंपनी नेम रहने दिए है सप्लायर के लिए। तो सप्लायर का आइडेंटिफिकेशन क्या कर रहा है, कंपनी नेम, और कस्टमर के लिए हमने ले लिया कस्टमर नेम। तो हमारी एरर क्या है, रिमूव हो गई है कि हमारी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थी और उनके लिए सेम नेम था इधर, तो हमने सेम नेम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसके लिए अलग आइडेंटिफिकेशन कर दी है। तो हमारी एरर होमोनेम की क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। मतलब जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होनी हैं उनके लिए हमारे नेम्स भी डिफरेंट होने चाहिए। हम सेम नेम्स डेटाबेस को यूज़ करते हुए इनेबल नहीं करवा सकते, ये फीचर हमारी डेटाबेस नहीं अलाउ करती। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्या है, स्टोरिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज, कि हम एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, एक ही सेम इंफॉर्मेशन है और उसको मुख्तलिफ वेज में क्या करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एरर आ जाती है। ये एफिशिएंसी हमें डेटाबेस अलाउ नहीं करती। तो इसका क्या, ये एग्जांपल देखते हैं। हमारी एंटिटी क्या है, एक एंटिटी है एम्प्लॉय, उसकी हमने एट्रीब्यूट्स ले ली हैं, एम्प्लॉय एज और डेट ऑफ बर्थ। ये क्या है, अब सेम, अब किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाए उससे भी हम कैलकुलेट करके किसी की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी की एज कैलकुलेट करनी है तो उसका सिंपली हम पूछ लेते हैं कि आपकी डेट, अगर एज किसी को बता दे तो हम पता कर लेते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर कोई हमें बता दे कि उसकी एज क्या है तो हम पता कर सकते हैं कि उसकी DOB क्या है। तो ये क्या है, अगर हम सेम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारी डेटाबेस जो है वो अलाउ नहीं करती। तो हमारी क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम क्या करें, एंटिटी वही लें और इन दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट ले लें। अगर हमारा पर्पस है कि हमने किसी की एज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, या उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लें या सिंपली उसकी एज ले लें। तो हमारा ये प्रॉब्लम क्या हो गया, रिमूव हो गया कि सेम इन्फॉर्मेशन डिफरेंट वेज में स्टोर नहीं करनी पड़ेगी, हमें कोई एक ही एट्रीब्यूट ले लें और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेल कर लें। नेक्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डेटा। इसका क्या मतलब है कि टू एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी अकर एट द सेम टाइम। किसी एंटिटी की दो एट्रीब्यूट्स सेम टाइम पे अकर नहीं हो सकती। एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमारे पास एंटिटी है एम्प्लॉय की, उसकी हमने दो क्या लिए हैं, एट्रीब्यूट्स लिए हैं, एम्प्लॉय मैरिड, एम्प्लॉय सिंगल। अब क्या है कि हमारी ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, अब मकसद एक ही है, हमने पता करना है उसका क्या, मैरिटल स्टेटस पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो एट्रीब्यूट सेम टाइम पे हम नहीं दे सकते क्योंकि डेटाबेस हमें ये फीचर प्रोवाइड नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, एक ही एट्रीब्यूट लेंगे, एम्प्लॉय मैरिटल स्टेटस। इसमें या हम लिख देंगे, अगर कोई मैरिड है तो सिंपली लिख देंगे एम्प्लॉय मैरिड, अगर कोई सिंगल है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एम्प्लॉय सिंगल। अब ये दो एट्रीब्यूट्स लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एम्प्लॉय का अगर हम लिख लेंगे एम्प्लॉय मैरिटल स्टेटस, तो इसमें सिंपली हमने एंट्री करनी है। अगर वो मैरिड होगा तो हमने सिंपल जस्ट लिख देना है मैरिड, और अगर मैरिड नहीं होगा तो हमने सिंपली लिख देना है सिंगल। अब अगर हम ये लिखेंगे एम्प्लॉय मैरिड, उसके आगे हम लिखेंगे यस, और एम्प्लॉय सिंगल उसके आगे हम लिखें नो। अब मतलब तो एक ही है कि क्या है, वो मैरिड है, सिंगल नहीं है। इसकी जगह यही है कि हम मैरिटल स्टेटस लिख दें और कोई एक ही वर्ड यूज़ कर लें, तो ये क्या होगा, हमारे लिए ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या था हमारा ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको हमने डिस्कस किया है। सिनोनिम्स था, होमोनिम्स था, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन थी और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डेटा। हमने उसको डिफ़ाइन भी कर लिया वन बाय वन सबको, उसके एग्जांपल भी देख लिए अच्छी तरह, और देन हमने उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं जो मेन सेगमेंट है कि हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सिग्निफिकेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में यही टेबल ही ड्रा कर दें, ठीक है, एरर लिख दें, डेफिनेशन लिख दें, एग्जांपल लिख दें, सॉल्यूशन लिख दें, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फुल मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा।
इसके अलावा क्योंकि टेक्स्ट बुक की और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इसके अलावा कोई और एग्जैक्ट हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं डेटाबेस डिज़ाइन में, पॉसिबल प्रॉब्लम्स कितनी हैं, ठीक है, तो वो आपने लिख देनी है। हमारे पास कितनी हैं, 4 हैं। इसके अलावा MCQs कैसे आ सकते हैं, ये स्टेम मीन स्टेटमेंट्स आ सकती है, ओके, MCQs के ऊपर कि 2 डिफरेंट नेम्स फॉर सेम इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, ठीक है, ये चारों आ सकते हैं। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, सिनोनिम। नेक्स्ट यही वाली स्टेटमेंट आ सकती है, सेम नेम फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इज़ कॉल्ड। तो सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारे नाम आ सकते हैं। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, होमोनिम। नेक्स्ट आ सकता है स्टोरिंग द सेम इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज इज़ कॉल्ड, तो क्या कहलाती है, आपने सब में से क्या सिलेक्ट कर लेना है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ सकता है 2 एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी अकर एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड, तो आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डेटा को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिनोनिम की कोई एग्जांपल दें, तो आपने यही कोड कर देनी है, ठीक है, 2 एंटिटीज़ ले लेनी है और उनके एट्रीब्यूट्स लिख देने हैं। दूसरी एट्रीब्यूट की वही वाली लिख देनी है जो फर्स्ट वाली एट्रीब्यूट में एग्जिस्ट करती है। तो आपने डिफरेंस के लिए क्या कर देना है, प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कोई एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट बाकी सारी जो हैं, बाकी जो 3 बच गई हैं उसकी एग्जांपल भी आ सकती है, तो आपने कोड कर देना है। तो MCQs के लिए लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी यही टेबल ही अगर आप ड्रा कर दें तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। ओके, ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, जिसमें हमने डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी क्या था, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर था, उसको हमने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो होप सो आपको डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गई होंगी। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।